हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की आज़ादी में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उसके बारे में हम लोग चलिए समझते हैं, जानेंगे कि कौन कौन से योगदान कांग्रेस ने दिया तो भारत का एक तरीके से वो हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय। सबसे पहले हम लोग उदय देखेंगे, फिर योगदान देखेंगे, महत्व देखेंगे, सब कुछ देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, हम लोग देखेंगे कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे हुआ था, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे हेडिंग्स है, क्या है हेडिंग्स है, ये क्या है, कांग्रेस की पुरोगामी संस्थाएं। अब यहाँ पे एक बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया उसके पहले कोई भी ऐसी संस्थाएं नहीं थी जो राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रही थी, जो भारत में एक तरीके से भारत को आजादी दिलाने की बात कह रही थी। जैसे कि हमने देखा कि भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय होता है तो बहुत बड़े स्तर पे, और इसको तो हम लोग देखे तो 1885 में जाकर के इसकी स्थापना होती है। 1885 में जाकर के कांग्रेस की स्थापना होती है, 1885। ठीक है, तो क्या इसके पहले कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो राजनीतिक बातों को रखती थी सामने, जो अपने पॉइंट्स को रखती थी, जो भारत के लोगों की बात करती थी, भारत की जनसंख्या की बात करती थी, ओवरऑल सारी चीजें थी क्या, नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से नींद वगैरह ज्यादा आ रहा है, क्योंकि दवा खानी पड़ रही है। वो मतलब ज्यादा वो मत लेना। ठीक है, चलो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हम लोगों ने भारत में राष्ट्रीय उदय के कारण कई कारण पढ़े, उसमें से हमने देखा विदेशी इतिहासकारों का भी योगदान रहा, भारतीय इतिहासकारों का योगदान रहा, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का योगदान रहा, और कुछ ऐसे कंडीशंस बने, उन कंडीशन परिस्थितियों का भी योगदान रहा, और कुछ ऐसे विद्रोह किए गए, विद्रोह का भी योगदान रहा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, समझते जाते हैं आगे की चीजों को कैसे कवर करेंगे। ओके, तो हमने देखा कि भारत में पुरोगामी संस्थाएं भी थी जो कहने के भारत में जो राजनीतिक लड़ाइयां थी उसके लिए काम कर रही थी। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय भावना के जागरण से उनमें राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ, मतलब एक तरीके से भारत के लोगों के अंदर अपनी एक भावना का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था राष्ट्रीय भावना, जिसकी वजह से उनकी राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ। ठीक है ना, राष्ट्रीय भावना जब उनकी डेवलप होती है तो उन्हें अपने राष्ट्र का एहसास होता है, अपने देश का एहसास होता है, और उन्हें ये एहसास होता है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग निर्धन हैं, हम लोग गुलाम हैं, और वो भी किसके गुलाम है, तो हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। ठीक है, जब ये सब बात उन लोगों के दिमाग में आती है, उन लोगों को समझ में आता है कि अरे यार ऐसी भी चीजें हैं क्या, तो फिर वो लोग अपने राष्ट्र की तरफ जाते हैं, राष्ट्र को ढूंढते हैं, और राष्ट्र को ढूंढने में मदद करते हैं विभिन्न प्रकार के इतिहासकार, और साथ ही साथ जो और भी लोग हैं भारत में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना कर चुके थे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं भारतीयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। बात समझ में आ गए, तो जब ये लोग भी भारतीयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे तो उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ। ठीक है, और राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव की। मतलब अच्छा, एक चीज और देखो, हम एक एग्जांपल यहाँ पे दे तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 1857 की क्रांति, ठीक है ना, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। ठीक है, ये जो 1857 की क्रांति रही, इस क्रांति के असफल होने के पीछे कारण क्या था, असफल होने के कारण। ठीक है ना, असफल होने के पीछे कई कारण थे, कई कारण थे। एक तो ये संगठित रूप से नहीं किया गया था। ठीक है, दूसरा कोई प्री प्लान नहीं था, मतलब पहले से कोई प्लान नहीं था। ठीक है ना, तीसरा कोई साझेदारी नहीं थी, साझेदारी नहीं थी। ठीक है ना, और चौथी बात, ये सैनिक मात्र ही विद्रोह किए थे, कोई विशेष कोई पार्टिकुलर व्यक्तियों ने विरोध नहीं किया था। ठीक है ना, और इनके पीछे एक और कारण था, एक और कारण था, एक राजनीतिक संगठन, राजनीतिक नीतिक
संगठन का अभाव, संगठन का अभाव, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कारण था, ये राजनीतिक संगठन का अभाव था, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके अभाव में क्या दिक्कतें होती थी? ये नहीं था तो क्या दिक्कतें होती थी, और ये आ गया तो क्या होने लगा? देखो भाई, जब ये नहीं था, कोई एक राजनीतिक संगठन लाइक कांग्रेस, कांग्रेस नहीं था, नहीं का कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो भाई सभी लोग अपने आप को संगठित महसूस नहीं करते थे, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग इकट्ठा नहीं होते थे, मीटिंग नहीं कर पाते थे, अधिवेशन नहीं कर पाते थे। तीसरी बात कि इतना बड़ा मंच नहीं था जिस मंच से हम लोग किसी भी प्रकार से जो अंग्रेज थे उनको हम अपनी बातों को रख पाए, ठीक है। दूसरी बात, अगली बात कि ये कांग्रेस आया, कांग्रेस में बहुत से लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए और इसमें नंबर्स ऑफ इंडियन लीडर पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन हो गया, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से कांग्रेस आ गया, उसके बाद की चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं था तो वही था कि एक तरीके से हर चीजों का अभाव था, ठीक है ना, हर चीजों का अभाव था, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे, लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते थे, लोग अंग्रेजों से अपनी बातों को नहीं मनवा पाते थे, ठीक है ना। इसके आने के बाद बहुत सी सारी चीजें, ठीक है, वही बात हुई यहाँ पे, वही बात हुई यहाँ पे कि भाई राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव की गई। ये जो अभी हमने सभी कारण बताए, इन सभी कारण के लिए, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन आदि कई संस्थाएं अस्तित्व में आई। मतलब ये जो संस्थाएं थी ये सब के सब पूर्वगामी संस्थाएं थे, जो कांग्रेस है उसके पहले की संस्थाएं थे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये देखें कि कांग्रेस के पहले बहुत सी ऐसी संस्थाएं आई, बहुत से ऐसे संगठन आए जो कहीं ना कहीं अपना कार्य किया, भारत में राजनीतिक योगदान दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये समझे कि भाई देखिए, भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और संगठन की आवश्यकता महसूस हुई, और जब संगठन की आवश्यकता महसूस हुई तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना की सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग और भी विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थी वो अस्तित्व में आ गई, ठीक है ना। राजनीतिक संगठन थे वो अस्तित्व में आ गए, ठीक है ना। कई संस्थाएं अस्तित्व में आई। इन संस्थाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है ना। अब ये जो संस्थाएं थी इनकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसमें योगदान मिला, उसको बनाने में योगदान मिला। अभी आगे चल के समझाएंगे कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने में योगदान दिया गया, लेकिन इतना समझिए कि कांग्रेस की पूर्व की जितनी संस्थाएं थी उन संस्थाओं ने भी कांग्रेस के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए हम उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की अग्रगामी संख्याओं के नाम से पुकारे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसके पहले की जो संस्थाएं या फिर अग्रगामी संस्थाएं अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी दुविधा नहीं है, हम लोग कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए, इस संबंध में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जी लिखते हैं, कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्भव कोई आकस्मिक घटना न थी। मतलब आर.सी. मजूमदार जी एक अच्छे खासे इतिहासकार थे। इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति के बारे में कहा कि ये न तो कोई क्रांति थी, न तो पहली थी, और न ही कोई क्या बोलते हैं, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था 1857 की क्रांति को। तो इन्होंने कहा न तो ये प्रथम था, न तो स्वतंत्रता था, न ही संग्राम था, ठीक है ना। और फिर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि यह मात्र और मात्र एक सिपाही विद्रोह था जो कि असफल हो गया था, ये किसी प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन वही वीर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से संबोधित किया, ठीक है। तो यही बात है कि आर.सी. मजूमदार जी लिखते हैं, कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का उद्भव कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। मतलब ऐसे ही नहीं कि चलो एक संगठन बना देते हैं और संगठन के द्वारा हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ना, कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे, अभी आगे हम लोग समझेंगे। नहीं इसके तौर तरीकों में कोई नया बनता मतलब भाई जाहिर सी बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना तो अपने आप में कोई नई संगठन नहीं थी, नई संस्था नहीं थी, बल्कि
इसके तौर तरीके भी पुराने जो संगठन संस्था थे उन्हीं से मिलते जुलते थे, ऐसा नहीं था कि कुछ नया इसमें ऐड किया गया। ठीक है, आगे देखिए, सन 1883 और 1885 में होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मौलिक रूपरेखा में काफी सीमा तक इसके अनुरूप थी। मतलब एक तरीके से 1883 से लेकर से 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बैठाया गया था वो एक तरीके से भारतीय नेशनल कांग्रेस की तरह ही थी। ठीक है, 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना तथा उसके कार्यों का अध्ययन करने से पूर्व कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में जानना उपयोगी होगा। मतलब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को जानने से पहले हमें उन संस्थाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है जो कांग्रेस को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बातें इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द इवोकिंग्स ऑफ नेशनल सेंटिमेंट इन इंडिया instilled national consciousness in them. ठीक है, they realized the need for political organization at the national level. As a result, within a short times, many organizations came into existence, such as the British Indian Association and Bombay Association and Pune Sarvajanik Sabha, the Indian League and the Indian Association. ठीक है, This organization played a significant role in the establishment of the Indian National Congress. ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप में अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है, therefore it would not be an exaggeration to call them the foreigners of the Indian National Congress. In this regard, Dr. R.C. Majumdar write the National Congress. The emergence of National Congress was not sudden event, nor was there innovation in this method. The National Conference held in 1883 and 1885 were largely in the line with this their basic outline. The All India Congress had already been established in 1885. Before studying the functioning of the Congress, it would be useful to learn about its प्रेडिसर्स। ठीक है ना, मतलब कांग्रेस को जानने से पहले हम उसके प्रेडिसर्स को जान लेते हैं। अगर ये जानेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एसोसिएशन जिसे हम लोग ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी, पहला बात। ठीक है ना, अच्छा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी ये दो संस्थाओं से मिलकर के बनी थी। एक तो बंगाल में दो लोगों की संस्था थी, एक तो पढ़े लिखे वर्ग की संस्था थी, दूसरा जमींदारों की संस्था थी। ठीक है ना, तो एक तरीके से जमींदारों की अपनी अलग संस्था थी, उसका कुछ नाम था, और पढ़े लिखों की अपनी अलग संस्था थी, उसका भी नाम था। ये दोनों मिल करके एक नई संस्था बना लिए और कहें कि अगर हम लोग संख्या के मामले में ज्यादा होंगे तो भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमी से हम लोग डेवलप है और आप लोग एजुकेशन के हिसाब से डेवलप है, तो हम दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश सरकार को पीछे करने पर मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1891 में कलकत्ता में ही एक संस्था की स्थापना या फिर संगठन की स्थापना कर ली जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक देश के अन्य भागों में इसकी शाखाएं स्थापित करना चाहते थे, परंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। मतलब इसके जो संस्थापक लोग थे, ठीक है ना, ये चाहते थे कि ये जो हमारा संस्था है, ये जो हमारा संगठन है, इसके विभिन्न प्रकार के ब्रांचेज हो और देश विदेश में लगायत हर जगह तक हमारी अपनी खुद की संस्थाएं, संगठन और उसकी ब्रांचेज हो। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन was founded in the Calcutta in October 1851. Its founder wanted to establish a branch in other parts of the country, but they were unsuccessful in achieving their objective. ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे की चीजों को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस संस्था के कर्णधार सर्वश्री राजेंद्र लाल मित्र, राम गोपाल घोष, प्यारे चंद्र मित्रा और हरीश चंद्र मुखर्जी थे। मतलब ये 4 लोग मिलकर के इस संस्था को बनाए थे, ठीक है ना। इस संस्था को बनाने का काम इन 4 लोगों ने मिलकर के किया था, और जिनके नेतृत्व में यह संस्था अपना कार्य करती थी, ठीक है ना, जिनके नेतृत्व में यह संस्था अपना कार्य करती थी। तो मतलब इसको कर्णधार करने वाले, इसको बनाने वाले राजेंद्र लाल मित्र, राम गोपाल घोष, प्यारे चंद्र मित्रा और हरीश चंद्र मुखर्जी, ये लोग थे। और इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बात समझ में आ गई? इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ओके, चलिए ओके, आगे देखिए, अब आगे देखिए, भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग रखने वाली यह प्रथम संस्था थी। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देखो अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बनाने के पीछे कारण क्या था, थोड़ी सी उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया क्यों गया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ठीक है। अब इसके एक तरीके से इसको कब बनाया गया? 1851 में बनाया गया। इस बात को याद रखना है कि 1851 में बनाया गया, ठीक है ना। अच्छा, 1851 में बनाए जाने के पीछे कारण क्या था? 1851 में बनाए जाने के पीछे कारण ये था कि भाई उसी समय एक बिल पास हुआ था, ठीक है ना, बिल, ठीक है ना, ठीक है। कहां पे? तो भाई एक तरीके से जो पार्लियामेंट था, पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट कहाँ का था? अंग्रेजों के पार्लियामेंट में, ठीक है ना। वहां पे एक बिल पास हुआ था। इस बिल के तहत जो न्याय व्यवस्था थी भारत में, ठीक है, न्याय व्यवस्था जो भारत में थी, इसके तहत ये हुआ कि जो भारत में न्यायालय है, जो भारत में न्यायालय है, वह जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, ठीक है ना, जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, ठीक है ना, वही अंग्रेज अब जैसे मान के चलो कि अब ब्रिटिश भारत था उस समय, तो उस समय अंग्रेज ही यहाँ पे न्याय करते थे, एक मतलब ये हो गया कि जो न्यायाधीश था वो अंग्रेज ही हुआ करता था। लेकिन इस न्यायाधीश को केवल और केवल भारत के ही मैटर देखने का अधिकार था, ठीक है, भारत का ही मैटर देखने का अधिकार था। जब ये बिल पास हुआ तो इस बिल में ये बताया गया कि जो भारत में रह रहे हैं अंग्रेज हैं, तो भारत में जो न्यायालय है, अंग्रेज भारत में रह रहे हैं, इन अंग्रेजों को भी एक तरीके से, इन अंग्रेजों के जो मामले थे, इसको देखने का कार्य ये जो भारत में न्यायालय है वो करेंगे। मतलब ऐसा समझिए कि भारत में ऑलरेडी जो न्यायालय थे वो विदेशी यानी कि ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किया गया था। अब विदेशिया लोग यहाँ पे आकर के न्यायालय चला रहा था, न्याय कर रहा था, लेकिन भारतीयों के संदर्भ में ही सिर्फ न्याय कर रहा था, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से हम ये कहें कि भारत का कोई भी मैटर हुआ करता था तो विदेशी न्यायालय जो था, तो अंग्रेजों के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। उस बिल के तहत क्या कहा गया? ये कहा गया कि देखो भाई, जो मैटर अंग्रेज भारत में रह करके भारतीयों का देख रहे हैं, अब वही अंग्रेज न्यायाधीश के रूप में वहां पर जो अंग्रेज हैं उनका भी मैटर देखने का कार्य करेंगे। बात समझ में आई? जैसे मान के चलिए कि ए नामक एक न्यायाधीश है, ठीक है, अब ये भारत में आकर के न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसमें केवल और केवल भारत के लोग ही अपने मैटर को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जब बिल पास हुआ तो इसमें जो भारत में अंग्रेज रह रहे हैं ये भी अपने मैटर को लेकर के जाएंगे और यहीं पे सुनवाई होगी। बल्कि अंग्रेज अब विदेश में आने
नहीं होंगे, मतलब ब्रिटेन में इन सबों को मैटर देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा, बल्कि जो भारत में अंग्रेज न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है यही अब उनका मैटर देख लेगा। ठीक है, ठीक है, तो यही मैटर था। तो हुआ ये कि भारतीय, अब ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेज विद्रोह कर दिए। अंग्रेज विद्रोह इसलिए कर दिए कि भाई हम भी ब्रिटेन से आए हुए हैं, और ब्रिटेन से जो न्यायाधीश है वो भी आया हुआ है, और यही ब्रिटेन से गया हुआ न्यायाधीश हमारा न्याय करेगा। अब ये जो ब्रिटिश लोग था, जो भारत में रह रहा था, भारत मूल का था, ये सब विद्रोह कर दिया, और बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो हुआ ये कि भाई चीजें बदल गई, उन लोगों को बिल वापस लेना पड़ा। तो फिर जो भारत में रह रहे लोग हैं, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन लोगों का अपना खुद का अलग अलग संस्था चल रहा था। अब उन्होंने देखा कि जो अंग्रेजवा लोग था, इतना खतरनाक आंदोलन कर दिया कि अंग्रेज का जो सरकार है उसको बिल वापस लेना पड़ गया। इस तरीके से हम लोग भी अगर संगठित होकर के अगर हम अपनी बातों को रखते हैं तो अंग्रेजों लोगों को सुनना पड़ेगा। हुआ वही इन लोगों ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर ली। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, और यह एक ऐसी संस्था बनी जो राजनीतिक मांग को रखने का कार्य की। ठीक है ना। 1852 में इस एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद में सम्मति पत्र भेजा, जिनमें निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई। अब ये जो संस्था बनकर के तैयार हो गई, ये क्या करती है, 1852 में सहमति पत्र भेजती है और कुछ मांगों को रखती है। विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया जाए। मतलब इनकी पहली मांग जो थी वो ये थी कि भाई जो विधायी परिषद है, जो भारत के लिए कानून बनाने का कार्य कर रही है, उसमें भारतीयों का भी तो हकदार होना चाहिए। भाई भारतीय अगर उस कानून से, उस रूल से शासित किए जा रहे हैं, तो भाई भारतीयों को भी तो पता चलना चाहिए कि भाई ये कानून कैसे बनेगा, क्या है क्या नहीं है, इसमें सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने एक तरीके से ये मांग रखी, और ये मांग पहली बार किसके तहत रखा गया, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तहत रखा गया। और फिर इस मांग को एक तरीके से जो अंग्रेज सरकार थी उसको मानना भी पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटेन के साथ भारत में प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किया जाए। ठीक है ना। दूसरी मांग क्या थी कि जिस तरीके से ब्रिटेन में प्रतियोगी परीक्षा, वनडे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, इसी तरीके से भारत में भी हो। और अंग्रेज चूंकि अपने यहाँ एग्जाम कराते थे, तो भारतीयों को वहां पे जाकर के एग्जाम देना होता था, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को बहुत समस्या से गुजरना पड़ता था। उसमें इतनी हमारे पास साधन वगैरह भी नहीं थे। बट हुआ ये कि उनको जो है इस चीज में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने इस बात को भी रखा सामने। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय सरकार को कुछ सीमा तक आंतरिक स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से जो भारतीय सरकार है, इसको भी कुछ सीमा तक आंतरिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और हमें विधायी में जो विधानसभा है, विधायिका है, उसमें भी हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी भागीदारी चाहिए, ताकि हम चीजों को समझ सके और हमें ये विश्वास हो कि ये जो आप लोग शासन कर रहे हैं, ये हमारे लिए शासन हो रहा है। क्योंकि अंग्रेजों लोग ये बार बार कहता था, भारतीयों को ये एहसास दिलाता था कि अगर हम किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन, कोई भी तरीके का नियम कानून बनाते हैं, तो ये अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, हम भारतीयों के लिए बना रहे हैं, हम भारतीयों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम भारतीयों को बनाने का काम कर रहे हैं। भारतीयों, आप ये मत सोचो कि हम आपको किसी तरीके से लूटने का काम कर रहे हैं, ना, बिल्कुल भी लूटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए रेलवे बना दिए, हम आपके लिए पुलिस फोर्स बना दिए, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे रहे। ठीक है ना। हम आपके लिए एक एजुकेशन की नई शिक्षा पद्धति लेकर के आए हैं। ठीक है, तो भारतीय लोग कह रहे हैं कि जब इतना आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो एक काम करिए, हम भारतीयों को भी भागीदारी दे दीजिए, ताकि हम लोग का कॉन्फिडेंस जो है लेवल और बढ़ जाए। बात नहीं, ये कंडीशन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, भाई। तो ये तीन मांगे जो है इसमें थी। ब्रिटिश संसद ने इस एसोसिएशन की मांगों को 1853 के चार्टर एक्ट में पूरा करने का प्रयास किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, 1853 में फिर से एक चार्टर आता है, और उस चार्टर में इन सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया गया। ठीक है।
चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। इस संस्था ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। अब देखो भाई, इस संस्था ने भारतीयों को राष्ट्रीय चेतना की तरफ लेकर के गया, ठीक है ना। कारण क्या था? कारण यह था कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को देखा कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे संगठित होकर के अंग्रेजी सरकार को वो जो बिल पास किया गया था, ठीक है ना, उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक इसी प्रकार इन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग भी इस तरीके की कुछ एक्टिविटी करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होगी, जो सरकार होगी, वो हमारी बातों को मानेगी। और हुआ वही, इन्होंने सम्मति पत्र भेजा और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की मांगे प्रस्तुत की, जैसे विधायी परिषदों में भारतीयों को शामिल किया जाना, ब्रिटेन के साथ प्रतियोगिता, ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी प्रतियोगिता किया जाए, ठीक है, और भारत सरकार की कुछ सीमा तक आंतरिक स्वतंत्रता भी दी जाए। तो एक तरीके से ये मांगे पूरा करने के प्रयास गवर्नमेंट ने किया और इस वजह से इन लोगों के अंदर वो चेतना और भी डेवलप होने लगी कि अरे अगर ब्रिटिश मांग पूरा करवा सकते हैं तो फिर हम भी करवा सकते हैं। और फिर जब इन लोगों ने देखा कि 1800 ये जो 53 का चार्टर एक्ट है इसमें हमारी बातें मानी जा रही हैं, तो इन लोगों ने एक तरीके से इन बातों को और आगे बढ़ाया, ठीक है। चलिए भाई, द लीडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वेयर श्री राजेंद्र लाल मित्र एंड राम गोपाल घोष, प्यारे चंद्र मित्र एंड हरीश चंद्र मुखर्जी, अंडर हुज लीडरशिप दिस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड द पॉलिटिकल राइट फॉर इंडियन। अब यही जो आपके सामने सम्मति पत्र दिखा जा रहा है, देख रहे हो ना, इसमें ही जो पॉलिटिकल राइट्स है वो पहली बार मांगी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 मांगे थी। पहली, इंडियन should be included in the legislative council, and second, competitive examinations should be conducted in India along with Britain, and third, the Indian government should be guaranteed some degree of internal independence. The British Parliament attempted to fulfill this association demand in the Charter Act of 1853. This organization played an important role in creating political awareness among Indian, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा इंडिया लीग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किस तरीके से पॉलिटिकल राइट को पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके सामने रखने का प्रयास किया, और फिर अब हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन लीग जो है ये क्या कर रही है। बंगाल के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों ने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की, ठीक है ना। कब जाकर के इसकी स्थापना हो रही है इंडिया लीग की? 1875 में। 1 नंबर में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना हो जाती है। इस संस्था का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना और इसमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना है। आपने देखा कि इसके पहले बहुत सी जगहों पे जो भारतीय हैं वो अपने आप को धीरे धीरे राजनीतिक रूप से डेवलप कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से विकसित कर रहे हैं, अपने अंदर राष्ट्रीय चेतना को ये लेकर के आ रहे हैं, राष्ट्रीय चेतना को लेकर के आ रहे हैं ताकि इनकी जो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के जो गवर्नमेंट है, इन सभी को कहीं ना कहीं उसमें अपना योगदान रख सके, ठीक है। तो ये राजनीतिक जागरूकता इन सबों के अंदर आ रही है और खास करके ये जो इसके पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था उसके तहत कुछ हद तक किया गया, ठीक है। वही काम ये भी कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ही वही था कि राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया जाए, मतलब कुछ ऐसे काम किए जाए जिससे भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। मतलब आप अपने हक और अधिकार की बात करिए, देश की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए, आप ये बताइए कि हम गुलाम हैं, हमें आजादी की जरूरत है, हमें देश को आजाद कराना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद राजनीतिक चेतना मतलब अरे भाई हमारे भारत में देखो कि राजनीतिक रूप से वर्चस्व जमाने का काम तो अंग्रेजों ने किया है। हर एक प्रकार की जो संस्था है, जो राजनीतिक संस्था है, कानून बनाने का, कानून लागू करने का, न्याय करने का, ये सब पे अंग्रेजों का अधिकार है। अब भारतीय लोग सोच रहे हैं ये तो भाई गड़बड़ बात है, हम लोग भारत के हैं, भारत में सिस्टम डेवलप किया गया है, अब ये अंग्रेज वालों का है 3-5 कर रहा है भाई। तो भारतीयों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना डेवलप हो रही है,
भारतीयों के अंदर धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना डेवलप हो रही है। ठीक है, ओके। आगे देखिए, कलकत्ता के एक अंग्रेजी दैनिक अच्छा हाँ, एक बात और बता रहे हैं यहाँ पे, द इंग्लिशमैन है ना, इस संबंध में लिखा था कि यह इसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए कलकत्ता का एक अंग्रेजी दैनिक पत्र द इंग्लिशमैन ने इस संबंध में लिखा था कि यह संस्था भारत में राजनीतिक चेतना का प्रमुख चिन्ह है, लेकिन यह संस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी क्योंकि इसका स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से दो संस्थाएं, अब देखो भाई ये 1875 में आई और वो 1851 में आई। ठीक है ना, तो बहुत तेजी से डेवलप हुई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बहुत तेजी से डेवलप हुई। अब ये जो द इंग्लिशमैन है, ठीक है ना, द इंग्लिशमैन एक तरीके से एक स्वतंत्र पत्रकारिता थी, लेकिन हिंदू पैट्रियट, ठीक है ना, यह एक प्रकार से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की खुद की अपनी वो जो पत्रिका थी वो थी, और इसी के तहत ये लोग क्या करते थे, संदेश जगह जगह पहुंचाते थे कि हम लोगों का एक संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, हम लोग भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम लोग देश आजाद कराने की बात कर रहे हैं, हम लोग राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों लोग भारत पे अधिकार कर लिया है, हम लोगों के राजनीतिक अधिकार को खा रहा है, हम लोग की इकोनॉमी लेकर के खा रहा है, ये सब बातें हिंदू पैट्रियट के तहत सबको बताई जा रही है। और इंग्लिशमैन ने लिखा, ये जो द इंग्लिशमैन पत्र है, दैनिक पत्र है, ये लिखा, ये कहा कि भाई राजनीतिक चेतना को जगाने का काम तो किया, लेकिन आगे चल करके जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ये इसके वर्चस्व को ले लेता है, मतलब जो वैल्यू इसको मिलनी चाहिए, वो वैल्यू किसको मिल गई, वो वैल्यू मिल गई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया लीग, ठीक है, some progressive individuals in Bengal founded the Indian League in 1875. Its purpose was to foster a sense of nationalism and political consciousness among Indian. The Englishman of English Delhi in Calcutta wrote the regard that this organization is a major symbol of political consciousness in India. However, this organization did not survive for long as it was replaced by Indian Association. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा इंडियन एसोसिएशन के बारे में और भी बातें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडिया लीग, अच्छा ये इंडिया लीग है और ये इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, देखो भाई एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था और एक इंडियन एसोसिएशन था, दोनों अपने आप में डिफरेंस है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है आपका 1851 में स्थापित हो रही है और इंडियन एसोसिएशन ये हो रही है आपका 26 जुलाई 1826 को, तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को कलकत्ते के एल्बर्ट हॉल की एक सार्वजनिक सभा में हुई। इस सभा में 700 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। इस संस्था के कर्णधार सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, अब देखो भाई, हमने देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी अपनी पूरी तरीके से भूमिका निभा रही है, और उसके पहले के कंडीशन को अगर हम देखने चले जाएं तो हमने देखा कि और भी विभिन्न प्रकार के लोग, जैसे आर्य समाज की स्थापना 1828 में आकर के हो रही है, ठीक है ना, और ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही है, और भी विभिन्न प्रकार के जो चीजें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं सिमिलर रूप से धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है ना, और मोस्टली हमने देखा कि अंग्रेजों का जब धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने लगा, ठीक है ना, अंग्रेजों का धीरे धीरे वर्चस्व भारत पर बढ़ने लगा, तो ठीक उसी टाइम भारतीयों में भी जागरूकता आने लगी। क्यों जागरूकता आने लगी कि जहां पे भारतीय लोग अपनी चीजों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते थे, वहां पे अब अंग्रेज लोग जा करके बाउंडेशन लगा रहा है। अब तो आप ही सोचो कि अगर आपका कुछ अधिकार हो, या फिर हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी खेत की बुआई प्रॉपर सालों साल करते चले आ रहे हो, ठीक है ना, अब अचानक कोई आकर के कहे कि नहीं ये हमारा है, ठीक है, चलो एक जगह का ले लिया, फिर जितनी जगह आप खुद की बुआई कर रहे हो जगह जगह जाकर के करें नहीं ये हमारा है, आपको भाड़ा देना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे, और उसके पहले आप फ्री में कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपके अंदर आक्रोश आएगा, अरे ऐसे कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें डेवलप हो रही है, हाँ, और अंग्रेजों का भी धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ ही रहा है।
अंग्रेजों का भी धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 26 जुलाई 1826 में कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई इंडियन एसोसिएशन की, और 700 से अधिक व्यक्ति जो है इसमें भाग लिए थे। और इसके कर्णधार यानी कि इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसने अपना उद्देश्य भी बताया। उद्देश्य क्या बताया, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देश में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना। ठीक है ना, इसका पहला उद्देश्य था देश में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं कि जनमत क्या होता है। ठीक है ना, जनमत क्या होता है? जनमत, ठीक है, जनमत देश में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना। शक्तिशाली जनमत का निर्माण। ठीक है, अब देखो भाई, पहली बात, जब इसकी स्थापना हो रही है तो 700 व्यक्ति तो पहले से ही हैं। ठीक है ना, अब 700 व्यक्ति मिल करके क्या करेंगे? इसका प्रचार करेंगे। प्रचार करेंगे, प्रचार करना भी है, और एक तरफ तो भाई ये लोग प्रचार प्रसार में लग गए, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो है यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, अब ये लोग प्रचार कर रहे हैं और ये प्रचार को रोक रही है, रोक रही है। ठीक है ना, लेकिन इन लोगों का मानना था कि अगर हम जनमत का निर्माण कर लिए, जनमत का निर्माण कर लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से वर्चस्व जमाने का कार्य कर लेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस पर। ठीक है, तो वही हुआ भी। ये लोग धीरे धीरे क्या कर लिए हैं? जनमत जुटाने का काम किए, और एक टाइम के बाद जो इसके पहले की संस्था थी, इसके पहले की संस्था जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी और इंडिया लीग थी, एक ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, और एक इंडिया लीग, ठीक है ना, इंडिया लीग। तो इन दोनों का वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, और सबसे ज्यादा वर्चस्व किसका देखने को मिल गया? तो सबसे ज्यादा वर्चस्व देखने को मिला आपका इंडिया या फिर इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं? तो यही बातें हैं कि धीरे धीरे अन्य भी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो आती जा रही हैं, लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पीछे की दो संस्थाएं थी और राजनीतिक जागरूकता कम थी, इसलिए उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। आपने देखा कि इसकी स्थापना कभी 1851 में, ठीक है, इतनी जागरूकता नहीं थी। इसका 1875 में, ठीक है ना, 1875 में, लेकिन 1876 में ये आ जाता है, 26 जुलाई 1876 में, 26 जुलाई 1876 में, तो ये तुरंत ही आता है, और ये बहुत बड़े स्तर पे आता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके प्रणेता हैं और बहुत बड़े स्तर पर प्रसारित करने का कार्य करते हैं, और कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना है तो एक ही कार्य करना पड़ेगा, हमें जनमत का निर्माण करना पड़ेगा। जब तक बहुत बड़े स्तर पर जनमत अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक अंग्रेज लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि भारतीय इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, तो एक तरीके से उस जनमत में राष्ट्रीय चेतना को हम लोग भरेंगे, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, और हमारा देश आजाद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका एम बहुत तगड़ा था, इसके उद्देश्य बहुत तगड़े थे, देश में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना। दूसरा क्या था? जनसाधारण के हितों तथा उनकी आकांक्षाओं के आधार पर भारतीयों की एकता स्थापित करने का प्रयत्न करना। ठीक है ना, मतलब दूसरा उद्देश्य इन लोगों का ये था, जनता का हित, भारतीय जनता का हित या जनसाधारण का हित। दूसरा उद्देश्य इन लोगों का क्या था? जनसाधारण का हित, जनसाधारण का हित। ठीक है ना, अब देखो ये कैसे करेंगे, देखो पहली बात मैं बता दूं आपको कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी प्रकार से भारत के किसी भी व्यक्ति, चाहे वो साधारण हो चाहे कैसा भी हो, उसका हित नहीं चाहती थी। अब ये बात भली भांति किसको पता थी? भली भांति पता थी किसको पता थी? ये जो इंडिया एसोसिएशन थी, इंडियन एसोसिएशन थी, इसको पता थी। ठीक है ना,
इसके प्रणेता कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो कि जनसाधारण जो थे, इनको जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना, ये क्या कर रही है? ये प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। इससे परेशान हो गए हैं जो वो क्या बोलते हैं, जनसाधारण लोग हैं, जो जनसाधारण लोग हैं, सिंपल से लोग, साधारण से लोग, भारत के लोग, ठीक है ना, ये लोग परेशान हो गए हैं, हर काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि भाई पहले वो लोग हर जगह किसी भी प्रकार का कार्य करते थे, खुल के करते थे, ठीक है ना। जैसे आदिवासियों की अगर बात करें तो जंगलों में रहते थे, जंगलों में कहीं भी बेसिकली वो लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब क्या होता है कि किसी एक जगह पे खाली कर देना और वहां के पेड़ पौधों को जला देना, वो खाद के रूप में कार्य करेंगी और वहां की मिट्टी उपजाऊ होंगी, और जब एक टाइम के बाद उसकी जो उर्वरता खत्म हो जाएगी तो उसको छोड़ देंगे, फिर जो वहां पे पेड़ पौधे जंगल हो जाता है, फिर दूसरी जगह यही काम करते थे। तो इस तरीके से ये लोग करते थे, लेकिन तब तक अंग्रेजों लोग आया, कहा कि ये जमीन हमारी है। अब आदिवासी लोग परेशान हो गए, इसी तरीके से जो जनसाधारण लोग था वो भी परेशान हो गए। मतलब भारत की जनता एक तरीके से कंप्लीटली परेशान होने लगी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से। और ये बात भली भांति जानते थे कौन? ये बात भली भांति जानते थे जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रणेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है ना। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई जनमत को इकट्ठा करो। दूसरी बात कि उनके हितों को देखो, क्योंकि हितों में हस्तक्षेप करने का कार्य कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। तो अगर हम इनके हितों को देखेंगे तो फिर ये हमारी बात जरूर मानेंगे और ये हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हम लोग करेंगे। इनकी पूर्ति ऐसे कर पाएंगे हम लोग कि भाई अंग्रेज इनके इच्छाओं को कुचल रहा है, इनकी आकांक्षाओं को कुचल रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई देखो, हम आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, आप हमारे साथ आओ, जुड़ो, अंग्रेजों से लड़ो, हम सब मिलकर के लड़ेंगे, तब जाकर के हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। और आपकी अपनी जमीन, आपकी अपनी सब कुछ, हर एक प्रकार से आप स्वतंत्र होकर के रहेंगे, और फिर हमारा देश कंप्लीटली आजाद हो जाएगा और हम अंग्रेजों से मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया था। तीसरा उद्देश्य इनका यह था कि भाई हिंदू मुस्लिम मित्रता स्थापित करना। देखो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें थी, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। अच्छा, एक बात और बता दें, इसके पहले की जितनी संस्थाएं थी, इसके पहले की जितनी भी संस्थाएं थी, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की एकता की बात नहीं की, जिसकी वजह से उससे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हिंदू प्रभावित रहे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है, इसका जो पत्र था ना, जो दैनिक पत्र था, उसका नाम ही हिंदू पैट्रियट था, हिंदू पैट्रियट था, ठीक है ना। तो इससे मुस्लिम लोग जुड़ते ही नहीं थे, इससे मुस्लिम लोग जुड़ते ही नहीं थे। उन लोगों को लगता था कि ये चीजें केवल और केवल हिंदू की है, ठीक है ना। लेकिन पहली बार ये जो थे, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, क्योंकि भाई जो दिक्कतें थी, अंग्रेज ऐसा भेदभाव नहीं करते थे कि तुम हिंदू हो तो तुम्हारे साथ अलग भेदभाव करेंगे, तुम मुस्लिम हो तो अलग भेदभाव करेंगे ना। उन सबको इस सबसे मतलब नहीं था, उन सबको बस ये पता था कि ये विदेशी है, भारतीय है, और इनके हितों का शोषण हमें करना है। तो अभी हमने जो ऊपर बताया कि जो जनसाधारण का हित था, तो इसमें परेशान ये भी थे जो मुस्लिम थे, ठीक है ना। तो मुस्लिम लोगों से भी ये लोग मिलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए, जो प्रताड़ना हिंदू के साथ है वही प्रताड़ना आपके साथ भी है, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन। हम क्या करेंगे? हम अंग्रेजों से लड़ने का काम करेंगे, हम आपके राजनीतिक अधिकार दिलाएंगे, और आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ करके हम अपनी राष्ट्रीय चेतना को जगाते हैं, हम अपने देश को आजाद कराने की बात करते हैं। इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके साथ जुड़ते चले गए, इंडियन एसोसिएशन के साथ जुड़ते चले गए। और मैंने आपको शुरू में बताया कि 700 लोग तो पहले ही थे, 700 लोग पहले ही थे, और फिर लोग इसमें जुड़ते चले गए, और एक टाइम के बाद इतना ये लोकप्रिय हुआ कि जो इसके पहले इंडिया लीग है उसका समापन हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? तो एक तरीके से इनके जो उद्देश्य है ना, देखो, संगठन बनाना नहीं, संगठन के जो उद्देश्य है उस पर काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता था। और अगर उद्देश्य पे काम कर रहे हो तो फिर वो चीजें धीरे धीरे लोकप्रिय हो जाती है। वही हुआ इसके साथ कि भाई इसके पहले इंडिया लीग था, वो इस उद्देश्य पे काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया और इंडियन एसोसिएशन आगे बढ़ गया। ठीक है, चलो अब अगला उद्देश्य देखते हैं। अगला उद्देश्य यह है जन आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित करना। ये काम इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया, ये काम इन लोगों ने बहुत बढ़िया किया था कि जन आंदोलन जब करना था तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को वो लोग मिलाते थे,
और मिलाने के दो पर्पस थे भाई। उन लोगों को पता था, अच्छे तरीके से पता था कि सभी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी भारतीय अंग्रेजों की जितने भी रवैया थे उससे कंप्लीटली परेशान हो चुके हैं। जब परेशान हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये दिक्कतें हैं कि हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। तो वो अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ ऐसी चीजों को ढूंढ रहे थे कि जो हमारा साथ दे, हमारे हितों की रक्षा करे। और ऐसे सिचुएशन में ये जो इंडियन एसोसिएशन है वो उभर करके सामने आई, इसलिए इसमें अधिक से अधिक लोग मिलते चले गए और एक टाइम के बाद ये लोग जन आंदोलन करते हैं। जन आंदोलन जब करते हैं तो अंग्रेज वही घबरा जाते हैं, कहते कि इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे कर लिया भाई, इतने बड़े लोगों को, इतने ज्यादा मात्रा में ये कैसे लोगों को जागरूक कर लिया। ये अपने आप में अंग्रेजों को भी समझ से बाहर हो गया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि भाई जो हमारी गलतियां हैं उसी का फायदा उठा करके ये जो भारतीय हैं वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहते हैं जो दूसरे की गलतियां होती हैं उसी गलतियों को सही करके कोई दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है, ठीक है ना। वही बात है, इसके पहले इंडियन लीग जो थी उसने गलती करी, उसकी वजह से भी इंडियन एसोसिएशन आगे निकल गया। और अंग्रेज जो गलती करते गए उनकी वजह से ये संस्था अपने आप में लोकप्रिय होती गई, ठीक है। इन द टाइम, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आगे चल करके तो कांग्रेस बहुत बड़े स्तर पर डेवलप होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। द एसोसिएशन ऑफ फाउंडेड ऑन जुलाई 26, 1876 at the public meetings in Calcutta, Albert Hall. More than 700 people attend the meeting, and Surendranath Banerjee was its leader. He started the following objective. इनके ऑब्जेक्टिव जो थे वो क्या थे, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। पब्लिक क्या चाहती है, भारत की जो मोस्टली पब्लिक है वो क्या चाहती है, इस बात को समझें और फिर उनको अपने साथ जोड़ते चले, ठीक है। एंड नेक्स्ट, टू सर्वाइव द यूनिटी अमंग इंडियन बेस्ड एंड इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस, ठीक है ना, ऑफ द कॉमन पीपुल। मतलब जो कॉमन पीपुल थे उनकी जो अपना डिजायर था, उनका जो एस्पिरेशंस था, जो उनका इंटरेस्ट था, इस पर काम करने का काम पहली बार इस संस्था ने किया, ठीक है। टू एस्टेब्लिश हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप, हिंदू मुस्लिम एकता की इसने बात करी, तभी जाकर के ये सक्सेस हुआ। क्योंकि अच्छी तरह पता था कि हिंदू की अधिकांश जनसंख्या हिंदू भी है, लेकिन साथ साथ मुस्लिम की भी इतनी क्वांटिटी है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टू इन्वॉल्व एज मेनी पीपुल एज पॉसिबल इन द मास मोमेंट्स, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से लोगों को अधिक मात्रा में, मास मोमेंट्स मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में, पॉसिबल ऐसा होना चाहिए, संभव होना चाहिए कि बहुत ही अधिक मात्रा में लोग आए और एक तरीके से आंदोलन हो। क्या हो भाई, आंदोलन, मोमेंट्स हो, ठीक है। क्लियर है, ये बातें भी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। देखिए भाई, 1876 में ब्रिटिश सरकार ने नागरिक सेवा में प्रवेश हेतु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। आपने सुना था आईसीएस का एग्जाम, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस उस समय था। आईसीएस में जब लोगों को भर्ती किया जा रहा था, भारतीयों को, तो कोशिश ये किया जा रहा था कि कुछ ऐसे कंडीशन लगा दिया जाए ताकि जो भारतीय हैं वो इसमें नौकरी ले ही ना पाए। एक तरीके से आज के टाइम में आईएसपीसीएस जैसी ये नौकरी थी उस समय। फिर भी भारतीयों के अंदर इतनी जज्बा थी कि भाई विदेशों में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के एग्जाम देकर के क्वालिफाई करते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा कारण निकाल करके लोग भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। वो जो अंग्रेजवा लोग था, अंग्रेजवा लोग भारतीयों के साथ भेदभाव करता था। और ऐसे सिचुएशन में अब जब इसके बाद भी देखा, मतलब सब कुछ भेदभाव करने के बाद भी देखा कि भाई 21 साल तक बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो एग्जाम निकाल ले रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, 21 वर्ष से घटा करके इसको कब कर दिया, कितना कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। कहा कि अब करके दिखाओ। अब इंडियन लोगों में और आक्रोश हो गया। इंडियन लोगों में इसलिए आक्रोश हो गया कि एकदम डिस्टर्ब हो गया कि यार हम लोगों को जो मिलने का चांस था 21 वर्ष नौकरी, इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़ी पुलिस की, इतने बड़े अधिकारी पद की नौकरी है, अभी सब घटा के 19 वर्ष कर दिया।
19 वर्ष तक बच्चा खेलता कूदता रहता है, उसको क्या आइडिया क्या होगा क्या नहीं होगा, बात समझ में आई। तो एक तरीके से ये चीजें भी भारतीयों के लिए एक बहुत ज्यादा अनकंफर्ट कर देने वाली चीजें थी, ठीक है ना। इस संघ ने सरकार की इस नीति का विरोध किया था। उन्होंने भारतीयों को उनके विरुद्ध आवाज उठाकर विरुद्ध मिलकर आवाज उठाने की प्रेरणा दी, ठीक है। और संपूर्ण देश का दौरा कर इस घोषणा के विरुद्ध जनमत जागृत किया। जैसे होता यह है कि वही है कि जब अंग्रेज गलती करते गए, अंग्रेज की गलतियों की वजह से भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का भाव जगता गया, राष्ट्रीयता बढ़ती गई अंग्रेजों के ही कारण। और अंग्रेज को नहीं आइडिया था कि हम लोग दिन पे दिन गलती करते जा रहे हैं और भारतीयों की जो भावनाएं है वो भड़कती चली जा रही है, भड़कती चली जा रही है, और एक टाइम के बाद वो ऐसे ज्वालामुखी की तरफ उठेंगे कि पूरे ब्रिटिश को सर्वनाश कर देंगे, ठीक है। अब जब ये 19 वर्ष की है तो ये संस्था पहले से थी। 1976 की घटना है, 1976 में यह स्थापित हो रही है, 1976 की यह घटना है, तुरंत इसको पॉइंट मिल गया, तुरंत पॉइंट मिला। जैसे ही ये स्थापित हो रही है, इसको पॉइंट मिला कि भाई देखो ये कानून आया है, ये कानून सबसे बेकार का कानून है, मेरे साथ जुड़ो, हम इस कानून को वापस कराएंगे, हम सरकार से लड़ेंगे, हम इस कानून को वापस जब तक कराएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। ये कौन कर रहा है? इंडियन एसोसिएशन कर रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, संस्थापक भी है, ठीक है। बहुत बड़े स्तर पे ये विरोध किए और एक तरीके से लोगों को इकट्ठा किए और मिलकर आवाज उठाने की प्रेरणा दिए गए कि मिलकर जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। श्री बनर्जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया, पूरे देश में दौरा किया और फिर उन्होंने सारे देश के जितने भी लोग थे जो ब्रिटिश के खिलाफ आना चाहते थे, मिलकर के उनका विरोध करना चाहते थे, सबको इन्होंने एकत्र कर लिया और ब्रिटिश की इस नीति को एक तरीके से गलत ठहराया। प्रोफेसर हीरालाल सिंह जी यहाँ पे लिखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की राजनीतिक जीवन इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन अधिक राजनीतिक आंदोलन का अग्रसर बना। इस एसोसिएशन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और सत्र अधिनियम के विरुद्ध संघर्ष किया। इस सत्र ने कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी, ठीक है ना। हीरालाल जी कहते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, कह रहे हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी निकाल दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी राजनीतिक उनका जो जीवन था राजनीतिक इंडियन सिविल सर्विस आंदोलन अधिक राजनीतिक आंदोलन का अग्रसर बना। मतलब एक तरीके से इनकी जो जीवन की ख्याति है, इनको जो लोकप्रियता मिलती है, यहीं से मिलना स्टार्ट होती है, इसी आंदोलन से मिलना इनको स्टार्ट होती है लोकप्रियता। और इस लोकप्रियता के कारण ही ये धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो लोकप्रियता मिलती गई इनको, एक तरीके से ये एसोसिएशन जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया, जो शस्त्र अधिनियम था इसका भी विरोध किया, ठीक है ना। अच्छा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों आया और ये जो शस्त्र अधिनियम था ये क्यों आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए आया क्योंकि भारतीयों में अब धीरे धीरे ये जागरूकता आ गई थी कि हम अपनी बातों का प्रचार और विस्तार या फिर प्रसार कैसे करें। भारतीयों को एक आइडिया हो गया था, पहली बात कि भारत की अलग अलग डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेज थी और अंग्रेजों की एकमात्र लैंग्वेज थी इंग्लिश। इंग्लिश ही उन्हें समझ में आती थी, बाकी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, ठीक है ना। तो जब इन लोगों ने अपना काम करना शुरू किया, ठीक है ना, एक तरीके से प्रसारित करना शुरू किया, अपने विचार को प्रसारित करना शुरू किया, विभिन्न प्रकार के पत्र वगैरह छापना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिशों को शुरू में कुछ लगा नहीं कि यार चलो ठीक है, क्या ही है, पेपर है, खत्म है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे इसकी वजह से, प्रेस की वजह से, जो पत्रिका लिखी गई, जो पेपर अखबार छपने लगे, इसकी वजह से भारतीयों में इतनी जागरूकता होने लगी कि भारतीय धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। जहां भी आंदोलन हो रहा है फट से पहुंच जा रहे हैं, जहां भी अंग्रेजों के मारने पीटने की बात हो रही है फट से पहुंच जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज जो है ये क्या लेकर के आते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आते हैं। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत होता क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो प्रेस था उस पर बाउंडेशन लगा दिया जाता है, कई सालों तक का बैन लगा दिया जाता है कि भाई आप अब पत्र की छपाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब भारतीयों का एक तरीके से आंदोलन बहुत तेजी से हुआ, जिसकी वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस लेना पड़ गया, ठीक है ना। फिर शस्त्र अधिनियम आया। शस्त्र अधिनियम क्यों आया? देखिए भाई, शस्त्र अधिनियम के तहत जो अंग्रेज थे वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हथियार रख सकते थे,
ठीक है ना। लेकिन भारतीयों को हथियार रखने के लिए महंगे महंगे लाइसेंस लेने पड़ते थे। वो भी रख सकते थे, लेकिन अगर आप रख रहे हैं तो आपको महंगे लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना महंगा लाइसेंस का आप अपने पास हथियार नहीं रख सकते। अगर बिना महंगे लाइसेंस के आप हथियार रख रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इन सब चीजों से भारतीय और भड़क गए, और भारतीयों के भड़कने के साथ साथ ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस समय एकमात्र एक संगठन था जो पूरे भारतीयों की अगुवाई कर रहा था, पूरे भारतीयों को सही डायरेक्शन में लेकर के जा रहा था। ठीक है। अब जब ये पूरे भारतीयों का एक तरीके से लीड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया, शस्त्र अधिनियम का भी विरोध किया, और उसके बाद जो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई इसका भी इसने विरोध किया। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। अब हम लोग इसी बात को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन 1876 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिड्यूस द एज फॉर एंट्री इनटू द सिविल सर्विस फ्रॉम 21 to 90 years. ठीक है। This association opposed this policy of the governments. They inspired Indian to raise their voice against it. Sri Banerjee turned to entire country and evoked public opinion against this announcement. Professor Hiralal Singh writes. Surendranath Banerjee political life, Indian civil service movements become vanguards of a larger political movements. This association fought against the Vernacular Press Act and Shastra Act. These organizations lead the foundations for the establishment of the Congress. ठीक है। अब हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।